Hello, babies and babas. Hello, boys and girls. Hello, my dear students. My name is Professor नीति दोषी और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे. आई होप आप सब स्वस्थ हैं और बहुत बहुत मस्त है. Let us continue, my dear friends. Let us continue with our SY BCom, that is second year of BCom, semester 3, subject Business Law, chapter Indian Contract Act 1872, part 1. बच्चों, जो हमारा मॉड्यूल 1 है, यानी कि जो पार्ट 1 है, मॉड्यूल 1 का जो चैप्टर 1 है वो लास्ट लेक्चर में हमने फिनिश कर दिया था. इस लेक्चर में बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग मॉड्यूल 1 का चैप्टर नंबर 2, आई रिपीट माई सेल्फ, मॉड्यूल 1 का चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. Let us begin, my dear friends. Let us start with a new concept known as proposal यानी कि ऑफर. बच्चों, ऑफर यानी कि प्रपोजल हम पहले के लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, लेकिन उसका बहुत ही बेसिक सा डेफिनेशन, उसका बहुत ही बेसिक सा मीनिंग हमने जाना. इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि एक वैलिड ऑफर यानी कि एक वैलिड प्रपोजल होता क्या है. सारे ऑफर को, सारे प्रपोजल को वैलिड माना जाएगा क्या? नहीं, बस ये चैप्टर में हम वही सीखेंगे बच्चों. इन द पास्ट लेक्चर्स वी अंडरस्टूड कि ऑफर होता क्या है. जब एक इंसान दूसरे इंसान के सामने अपनी एक इच्छा जाहिर करता है इन अ होप कि वो सामने वाला एक्सेप्ट करे. एक बार दोबारा से डेफिनेशन हमने पढ़ी थी बच्चों, एक बार वापस रिवाइज कर लेते. ऑफर यानी कि प्रपोजल के बारे में थोड़ा सा हमने जाना था आगे वाले लेक्चर्स में. यहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों. पहला डेफिनेशन एक और बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं. डेफिनेशन आता है अंडर सेक्शन 2. हम जानते हैं सेक्शन 1 में एप्लीकेबिलिटी, टाइटल, कमेंसमेंट आती है. सेक्शन 2 में डेफिनेशन आता है. सेक्शन 2 क्लॉज ए, माय डियर फ्रेंड्स, सेक्शन 2 क्लॉज ए क्या बोलता है? डिफाइन करता है प्रपोजल. प्रपोजल यानी कि ऑफर बच्चों, प्रपोजल यानी कि ऑफर. हम जानते हैं बच्चों, हमने हिस्ट्री में फर्स्ट लेक्चर में ये एक्ट के हिस्ट्री में हमने पढ़ा था कि ये ब्रिटिशर्स लाए थे. ये पर्टिकुलर एक्ट इज बेस्ड ऑन इंग्लिश लॉ. बराबर बच्चों, इंग्लिश लॉ में प्रपोजल को ऑफर कहते हैं. इंग्लिश लॉ में प्रपोजल को ऑफर कहते हैं हम, यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम उसे प्रपोजल कहते हैं. डेफिनेशन देख लेते हैं बच्चों. व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सामने हिज विलिंगनेस, अपनी आशा, अपनी इच्छा जाहिर करता है कुछ करने की या एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, कुछ ना करने की, एक आशा के साथ कि सामने वाला आपको असेंट दे दे यानी सामने वाला आपको हाँ कर दे ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट. एक दूसरे को सामने वाला हाँ कह दे कुछ करने की या कुछ ना करने की. ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल. ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल. बच्चों, आगे बढ़ते हुए, proposal under Indian Contract Act, my dear friends, be careful. Proposal under Indian Contract Act is same as offer as per English law. मैंने आपको अभी बताया of the contract. Proposal is the first step towards the formation of the contract. जी हाँ बच्चों, जी हाँ, ये हम जानते हैं. सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है ऑफर देना. ऑफर देना यानी प्रपोजल देना. बराबर माय डियर फ्रेंड्स, द ऑफर मेड मे नॉट ओनली टू ऑब्टेन द एसेंट टू डू अ पर्टिकुलर थिंग. सिर्फ कुछ करने के लिए ये एसेंट नहीं दे रहे हैं. ऑफर सिर्फ कुछ करने के लिए नहीं होना चाहिए. ऑफर कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए भी हो सकता है बच्चों. ऑफर to do a particular act, but it may also be an assent. बच्चों, ये assent है, not to do a particular act. ऑफर आपको कुछ करने के लिए भी मिल सकता है या कुछ ना करने के लिए भी मिल सकता है. Thus it is important in the law, so is abstinence. The act is important and in the law, so is कुछ करना भी important है, कुछ ना करना भी important है. To do something for the sake of another person or to not do something forms a valid proposal. Example, A offers to sell his car to B for 50,000 rupees. ये तो हमने एग्जाम्पल बहुत डिटेल में पढ़ा था बच्चों, हमारे उदय भाई और हमारे मजनू भाई को, जहाँ पे उदय भाई को अपनी कार बेचनी थी. उसने मजनू भाई को पूछा था
कि तुम मेरी कार खरीदना चाहते हो, वो ऑफर था ना बच्चों, वो ऑफर था। आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट माय डियर फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कीजिए। एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड प्रपोजल, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड प्रपोजल। इसके पहले हमने एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, इसके पहले बच्चों हमने एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड प्रपोजल। बच्चों ऑफर देना यानी प्रपोजल देना ये हम जानते हैं, लेकिन कौन से प्रपोजल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर वैलिड गिने जाएंगे, यानी वो प्रपोजल में कौन से एलिमेंट्स यानी कौन से फैक्टर्स होने चाहिए जिससे वो ऑफर या प्रपोजल वैलिड माना जाएगा, जिससे वो ऑफर या प्रपोजल वैलिड माना जाएगा। द फर्स्ट माय डियर फ्रेंड्स लिसन टू मी very very carefully. The first point is offer is always in form of a request. पहला essential factor, पहला essential element of a proposal my dear friends, of a proposal is it has to be always in the form of request. जो offer दे रहा है यानी जो proposal दे रहा है यानी offerer, वो जो प्रपोजल दे रहा है इट हैज टू बी इन द फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट। वो कमांड नहीं दे सकता, वो फोर्स नहीं कर सकता, वो रिक्वेस्ट कर सकता है। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में हमने उदय भाई और मजनू भाई का एग्जाम्पल लिया था बच्चों, उसमें उदय भाई ने पूछा था ना मजनू से, उसमें उदय ने पूछा था ना मजनू से क्या तुम मेरी गाड़ी खरीदना चाहते हो, उसने फोर्स किया था उसको बच्चों? बिल्कुल भी नहीं। ऑफर का एसेंशियल एलिमेंट में सबसे पहला पॉइंट है बच्चों, इट हैज टू बी इन अ फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट। ऑफरर ने रिक्वेस्ट करनी चाहिए ऑफरी को, ऑफरर ने रिक्वेस्ट करनी चाहिए ऑफरी को। हम जानते हैं अगर वो रिक्वेस्ट के फॉर्म में नहीं होता है तो क्या होता है। याद कीजिए हमने एक एग्जाम्पल लिया था बच्चों, याद कीजिए हमने एक एग्जाम्पल लिया था जहाँ पे एक थे मिस्टर डॉन, वो मार्केट में निकलता है घूमने के लिए और उसको एक बहुत ही सुंदर सा घर दिखाई देता है, वो घर के ओनर को ढूंढता है और घर के ओनर के पास जाता है और घर के ओनर को बोलता है मैं तुम्हारा घर खरीदना चाहता हूँ। ओनर बोलता है मैं तो बेचना ही नहीं चाहता, मेरा घर तो बहुत खूबसूरत है, मैं क्यों बेचूं? ये बोलता है तू सीधे सीधे बेचता है कि मैं ज़बरदस्ती करूं? तू सीधे सीधे बेच रहा है कि मैं ज़बरदस्ती करूं? इसीलिए तो ये जो हुआ था ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं था बच्चों, क्योंकि ये वैलिड प्रपोजल ही नहीं है। ये हमने एग्जाम्पल में देखा था कि ये वॉइडेबल हो रहा था। ये क्या था बच्चों? ये वॉइडेबल था। इसीलिए अगर एक प्रपोजल को वैलिड बनाना है, एक ऑफर को वैलिड बनाना है बच्चों, तो फर्स्ट पॉइंट इज ऑफर ऑलवेज शुड बी इन द फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट। इट शुड ऑलवेज बी माय डियर फ्रेंड्स इन अ फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट। जो भी हमारा है पैराग्राफ पढ़ लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड प्रपोजल, बच्चों क्या बोल रहे हैं? एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड प्रपोजल। फर्स्ट पॉइंट, ऑफर इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट। ये हम पढ़ चुके हैं, ऑफर इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट। क्या बोल रहे हैं बच्चों? Offer is always in the form of request. The proposer cannot dictate the terms. मैं किसी के साथ फोर्स नहीं कर सकती कि वो मेरा ऑफर एक्सेप्ट करे, नहीं कर सकती मैं ऐसे। प्रपोजल इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट। बच्चों प्रपोजल इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट। आगे बढ़ते हैं बच्चों। The next point, the next essential element my dear friends, the next essential element my dear friends is legal relations. Legal relation, बच्चों जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है यानी कि जो ऑफरर है जो ऑफरी है, बच्चों ये दोनों को मालूम होना चाहिए कि ये जो वो लोग कर रहे हैं वो लीगल रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं। ये सोशल रिलेशन नहीं है,
लीगल रिलेशन यानी ये जो एक दूसरे को कमिटमेंट दे रहे हैं, ये कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्सिएबल हो सकता है। ये जो एक दूसरे को कमिटमेंट दे रहे हैं, ये कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्सिबल हो सकता है, इसीलिए ये लीगल रिलेशंस क्रिएट करता है। ये सोशल रिलेशन नहीं है। दोनों पार्टीज को यानी कि ऑफरर और ऑफरी को मालूम होना चाहिए कि मैं ये जो कर रहा हूँ वो मैं लीगल रिलेशन क्रिएट कर रहा हूँ। आई एम क्रिएटिंग अ लीगल रिलेशन। बच्चों एक बहुत ही लैंडमार्क केस है, एक बहुत ही लैंडमार्क केस था, कलाई हैदर वर्सेस शेख। कलाई हैदर वर्सेस शेख। बच्चों इसमें हुआ क्या था, स्टोरी है, ध्यान से समझिएगा। बी वेरी वेरी केयरफुल, लिसन टू मी वेरी केयरफुली माय डियर स्टूडेंट्स। कलाई हैदर वर्सेस शेख। अभी कलाई हैदर एंड शेख आर फ्रेंड्स, दे वर फ्रेंड्स। लेकिन जो मिस्टर शेख है, जो शेख साहब है, वो थोड़े से पर्सन ऑफ रेप्यूट है, थोड़े से फेमस पर्सनालिटी है। ही इज अ पर्सन ऑफ रेप्यूट, राइट। शेख साहब, कलाई हैदर एंड शेख आर फ्रेंड्स। एक दिन दोनों मिलते हैं। कलाई हैदर इज वेरी वेरी हैप्पी, वाह वाह वाह, शेख से मिलना हुआ मेरा, वाह 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 वाह। कलाई हैदर शेख को बोलता है, क्या तुम मेरे घर पे दावत पे आओगे? वो शेख से क्या बोलता है, क्या तुम मेरे घर पे दावत पे आओगे? He is actually inviting him for lunch or dinner. He is inviting him। बच्चों कलाई हैदर शेख को इनवाइट कर रहा है कि मेरे घर पे दावत पे आओ। शेख बोलता है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो आऊँगा ही, मैं तो तुम्हारे घर पे आऊँगा ही आऊँगा खाने के लिए। ये सुन के कलाई हैदर बहुत खुश हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है। उस दिन आता है, वो दिन आता है, सॉरी, जिस दिन पे ये इनवाइट किया गया था उसको। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, शेख साहब आए ही नहीं। कलाई हैदर धीरे 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 गुस्से में आ रहा है, क्या हिला, मैंने ये बुलाया लेकिन ये आया ही नहीं। उसने दावत इतनी बड़ी रखी थी, इतने सारे फूड आइटम्स थे बच्चों, बहुत बड़ी दावत रखी थी, लेकिन शेख साहब तो आए ही नहीं। हैदर साहब को बहुत गुस्सा आया कि मैंने इतना मेहनत किया, मैंने इतना खर्चा किया, लेकिन ये शेख तो आया ही नहीं मेरे घर पे खाना खाने के लिए। उसको इतना गुस्सा आया, वो जाता है कोर्ट ऑफ लॉ में बच्चों, वो जाता है कोर्ट में केस करने के लिए, वो जाता है कोर्ट में केस करने के लिए। उसने शेख साहब पे केस कर दिया कि मुझे मेरा जो खाना वेस्ट हुआ, तेरे लिए जो मैंने खाना बनवाया था वो जो वेस्ट हुआ, उसका पैसा मुझे दे। उसका पैसा शेख साहब बोलते हैं, अरे सॉरी, हैदर साहब बोलते हैं शेख को कि तू मुझे उसका पैसा दे। बच्चों इस केस में कोर्ट ने बोला यहाँ पे लीगल रिलेशन था ही नहीं, ये केस में लीगल रिलेशन था ही नहीं, ये सोशल रिलेशन था। जब आपने उनको अपने घर पे डिनर यानी दावत पे बुलाया, तब आपने ऑफर नहीं दिया था, आपने जनरल इनविटेशन दिया था, ये ऑफर नहीं था। इसीलिए ये जो केस था वो कोर्ट में बिल्कुल भी नहीं चला। कोर्ट ने बताया कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर नहीं आएगा, बिकॉज ये एक फॉर्मल इनविटेशन था कि घर पे आना है, नहीं आना है। इसमें लीगल रिलेशन क्रिएट नहीं होता है बच्चों, इसमें लीगल रिलेशन क्रिएट नहीं होता है। एक बार हम पढ़ लेते हैं, हमारा टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है बच्चों, पढ़ लेते हैं क्या बोल रहे हैं। देखो, एन ऑफर मस्ट बी इंटेंडेड। बच्चों क्या लिखा है, पढ़िए। एन ऑफर मस्ट बी इंटेंडेड एंड केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन। आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो ऑफर आपको दी जा रही है या ऑफर जो दे रहा है, उन दोनों पार्टीज को मालूम होना चाहिए कि ये केपेबल है इन क्रिएटिंग लीगल रिलेशन। There must be common intention on the part of the proposer and acceptor to enter into a legal। दोनों को मालूम होना चाहिए, दोनों पार्टीज को माय डियर फ्रेंड्स मालूम होना चाहिए कि ये जो वो लोग कर रहे हैं वो लीगल रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं, विच गिव्स राइट्स टू लीगल ऑब्लिगेशन। लीगल रिलेशन यानी लीगली ऑब्लिगेशन आपके पर आता है कि आपको वो करना ही है। Promise without creating any legal relation does not constitute a contract. In leading case of Kalai Heather
वर्सेस शेक, जो हम अभी पढ़ चुके हैं बच्चों, जो हमने अभी ही पढ़ा। क्या बोल रहे हैं? ए इनवाइटेड बी फॉर डिनर, बराबर। ए इनवाइटेड बी फॉर डिनर, बी इज फेलियर टू अटेंड, ए फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट बी फॉर द प्राइस ऑफ नॉन कंज्यूम्ड फूड आइटम, बराबर ना। हमारे केस में हैदर साहब ने शेख साहब को बुलाया, वो नहीं आया, उसने केस फाइल किया कि मेरा जो खाना वेस्ट हुआ उसका पैसा मुझे दे। इट वॉज हेल्ड दैट ए सूट मस्ट बी डिसमिस्ड, यानी जो हैदर साहब बोल रहे हैं वो कम्प्लीटली रॉन्ग है, क्योंकि कोर्ट बोल रहे हैं इन्विटेशन बाय ए टू बी वॉज नॉट इंटेंडेड। ये इन्विटेशन में कोई इंटेंशन नहीं था कि वो लीगल रिलेशन क्रिएट करे, बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं था बच्चों। ये तो सोशल इन्विटेशन था बच्चों। ये क्या था माय डियर स्टूडेंट्स? सोशल इन्विटेशन था बच्चों। आगे बढ़ते हैं बच्चों। द थर्ड पॉइंट, the third essential element of a valid proposal, the third point बच्चों is terms of offer must be unambiguous and certain. Terms of offer must be unambiguous or certain. Confusing नहीं होना चाहिए। जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफर में दी जा रही है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफर में है वो सर्टन होनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दोनों पार्टीज में अनएम्बिग्यूटी होनी चाहिए, यानी दोनों पार्टीज को मालूम होना चाहिए कि ये ऑफर का टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। बच्चों ये ऑफर का टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है? एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, ये भी एक केस लॉ था, समझिए। सुनिए, एक हाउस ओनर था बच्चों, एक घर का मालिक था, ये है उसका घर। एक टेनेंट था बच्चों, टेनेंट बोलता है मुझे तेरा घर चाहिए। टेनेंट क्या बोलता है? मुझे तेरा घर चाहिए रहने के लिए, लेकिन ये घर की कंडीशन अच्छी नहीं है। ये घर की कंडीशन अच्छी नहीं है, पानी लीक हो रहा है, नहीं अच्छा है, ये बराबर नहीं है। तो हाउस ओनर उसको बोलता है, अंडरस्टैंड बच्चों, हाउस ओनर उसको बोलता है ओके, क्या बोलता है? ओके, आई विल गेट द हाउस रिपेयर्ड। सुनिएगा ध्यान से, I will get the house repaired and decorated according to present style. वो उसने ये स्टेटमेंट दिया, I will get the house repaired and decorated according to present style. ये बोल के उसने अपना घर में जो भी चेंजेस था वो करवाया और टेनेंट को दिया। टेनेंट को आया गुस्सा, उसको लगा ये घर में बिल्कुल भी कुछ भी रिपेयरिंग सही से हुआ नहीं है। उसने फाइल किया सूट। बच्चों कोर्ट ऑफ लॉ में बोला कि ये जो स्टेटमेंट था ये सर्टेन नहीं था, ये एम्बिग्यूअस था, यानी कंफ्यूजिंग था, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है रिपेयर्ड एंड डेकोरेटेड, रिपेयर्ड एंड डेकोरेटेड अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट स्टाइल। बच्चों दिस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, किसी लोगों के हिसाब से ये अच्छा है, किसी लोगों के हिसाब से ये नहीं है। तो ये स्टेटमेंट इन इट सेल्फ इज ओनली वेरी कंफ्यूजिंग। इसीलिए कोर्ट ने बोला दैट द ऑफर इज एम्बिग्यूअस। इसीलिए एक वैलिड और एक एसेंशियल एलिमेंट है कि एम्बिग्यूटी आपके ऑफर में नहीं होनी चाहिए, यानी कि वो सर्टेन होना चाहिए, यानी कि वो फिक्स होना चाहिए। बच्चों एक बार पढ़ लेते हैं। टर्म्स ऑफ ऑफर मस्ट बी डेफिनाइट, unambiguous and certain. Terms of offer must be certain, यानी if the terms of offer are vague, यानी confusing है और indefinite है, its acceptance cannot create any contractual relationship. अगर वो confusing ही है, ऑफर का कंडीशन ही कंफ्यूजिंग है, टर्म्स ही कंफ्यूजिंग है बच्चों, तो ये लीगल रिलेशन क्रिएट नहीं करेगा। ये पॉइंट में बोल रहे हैं कि वो लीगल रिलेशन क्रिएट नहीं करेगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स। द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑफर कैन बी जनरल और स्पेसिफिक। ऑफर कैन बी जनरल और स्पेसिफिक। बच्चों अगर ऑफर एक व्यक्ति को दी जा रही है, अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर ऑफर एक व्यक्ति को दी जा रही है तो उसे कहते हैं स्पेसिफिक ऑफर। उसे क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक ऑफर। लेकिन अगर ऑफर टू द जनरल पब्लिक एट लार्ज दी जा रही है तो उसे ऑफर जनरल ऑफर बोलते हैं बच्चों। उसे क्या बोलते हैं? जनरल ऑफर बोलते हैं। टेक फॉर एग्जांपल बच्चों, आपने एक न्यूज़पेपर में एक ऐड देखी, आपने न्यूज़पेपर में एक ऐड देखी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम
बेचने की ऐड है, जो सेलर है वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेच रहे हैं, वो देख के आप वहाँ पे जाते हो। अब उसमें है 30% डिस्काउंट, उसमें है 30% डिस्काउंट। आप जैसे और 500 लोग उसके पास जाते हैं, आप जैसे और बहुत लोग उसके पास जाते हैं। तो ये ऑफर था बच्चों, जनरल ऑफर। लेकिन वो दुकान वाला सिर्फ एक ही कस्टमर को अगर ऑफर दे रहा है तो वो हो जाएगा स्पेसिफिक ऑफर माय डियर फ्रेंड्स। टेक्स्ट बुक पढ़ लेते बच्चों और बहुत ही जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। टर्म्स, द ऑफर मे बी स्पेसिफिक और जनरल। द ऑफर मे बी स्पेसिफिक और जनरल। जनरल ऑफर इज ओपन टू द वर्ल्ड। क्या बोल रहे हैं? जनरल ऑफर इज ओपन टू द वर्ल्ड। क्या बोल रहे हैं बच्चों? जनरल ऑफर इज ओपन टू द वर्ल्ड एट लार्ज, ओपन टू एवरीवन, उसे जनरल ऑफर बोलते हैं। लेकिन बट अ स्पेसिफिक ऑफर इज मेड टू अ डेफिनेट पर्सन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। यानी अगर मैं एक ही इंसान को ऑफर दे रही हूँ बच्चों, अंडरस्टैंड, अगर मैं एक ही इंसान को ऑफर दे रही हूँ तो वो ऑफर हो जाती है स्पेसिफिक ऑफर। द नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड प्रपोजल बच्चों इज ऑफर कैन बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। क्या बोल रहे हैं? ऑफर कैन बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। ओके, ये तो हमने जाना था बच्चों। कोई चीज़ एक्सप्रेस्ड हो, हमने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था, ये एक्सप्रेस्ड अगर है यानी इट इज गिवन इन वर्ड्स। एक्सप्रेस्ड है या तो आप वर्ड्स में बोलो या तो आप लिख के दो। इट कैन बी ओरली और इट कैन बी इन राइटिंग। बट हमने ये भी पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड भी होते हैं बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड भी होते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। अगर आप एक रेस्टोरेंट में जाते हो, आप एक कैफ़े में जाते हो, वहाँ जाके आप अपना एक ऑर्डर प्लेस करते हो, बहुत ही अच्छी सी डिश मंगवाते हो, डिश खाने के बाद उठ के चले जाते हो, क्या वो रेस्टोरेंट का ओनर आपके पास पैसा मांगेगा? क्या वो रेस्टोरेंट का ओनर आपके पास पैसा मांगेगा? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप बोलोगे नहीं, हमारे बीच में कहाँ ये ऑफर, ये प्रपोजल कहाँ हुआ था, मैं तो कुछ नहीं दे रहा पैसा। बच्चों, ये इम्प्लाइड प्रपोजल था। आप वहाँ गए, आपने वहाँ खाया, आपको बिल का पैसा देना ही पड़ेगा। बच्चों, ये पॉइंट में भी एक बहुत ही लैंडमार्क केस लॉ है, वो पढ़ लेते हैं बच्चों। अपटाउन रूरल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वर्सेस पावेल। एक है पावेल जिसका एक फार्म है, पावेल जी का एक फार्म है, बहुत ही सुंदर सा फार्म है। एक दिन उस फार्म में लग जाती है आग। एक दिन उस फार्म में लग जाती है आग। वो इतना डर जाता है, डर क्यों, फटाफट 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 फोन लगाता है। फटाफट फोन लगाता है किसको? तो अपटाउन फायर ब्रिगेड में वो फोन लगाता है। किसको फोन लगाता है बच्चों? अपटाउन फायर ब्रिगेड में फोन लगाता है। फायर ब्रिगेड वाले फटाफट 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 आते हैं और आग बुझा जाते हैं। आग, फायर को उन्होंने कंट्रोल कर दिया। फिर आई पैसे देने की वक्त, फिर आई पैसे देने की बात। फायर ब्रिगेड वाले बोलते हैं पावेल को, आपको इतना इतना पैसा देना पड़ेगा। पावेल बोलते हैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं क्यों पैसा दूं, मैं तो आपके जोन के अंदर आता हूँ, फ्री जोन के अंदर आता हूँ। ये केस जाता है कोर्ट ऑफ लॉ में। वहाँ पे डिसाइड करते हैं कि ये जो मिस्टर पावेल का जो फार्म है जिसमें आग लगी थी, ये जो मिस्टर पावेल का फार्म है जिसमें आग लगी थी, वो ये डिस्ट्रिक्ट के फ्री जोन में नहीं आते हैं। वो ये डिस्ट्रिक्ट के फ्री जोन में नहीं आते, इसीलिए पावेल जी को, अपटाउन फायर ब्रिगेड वालों को पैसा देना ही पड़ेगा। पैसा माय डियर फ्रेंड्स देना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। एन ऑफर कैन बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड फ्रॉम द सर्कमस्टेंसेस। एन ऑफर कैन बी एक्सप्रेस्ड, बोल के या लिख के, या इम्प्लाइड होना चाहिए। एक्सप्रेस ऑफर मीन्स ओरली और इन राइटिंग। क्या बोल रहे हैं बच्चों, ध्यान से सुनिए। एक्सप्रेस ऑफर कैन बी ओरली or in writing, whereas implied offer is understood because of the behavior of the parties to the contract. या तो आप बोल के लिख के कॉन्ट्रैक्ट करो, या तो implied यानी आपके बिहेवियर से पता चलता है बच्चों। As soon as a person purchases a ticket of railway, he
accepts the offer of the railway to carry the passenger from one place to another। बस उसी तरह से बच्चों आप रेस्टोरेंट में जाते हो, कंज्यूम करते हो वहाँ के फूड, क्रिएट्स एन इम्प्लाइड लाइबिलिटी, आपको एक इम्प्लाइड प्रॉमिस होता है टू पे फॉर द सेम। यही अपटाउन में हमने जो अभी जस्ट पढ़ा वो एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। इन द अपटाउन रूरल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वर्सेस पॉवेल, ये क्या बोल रहे हैं, वेयर पॉवेल एंगेज्ड इन द सर्विसेज ऑफ द अपटाउन फायर ब्रिगेड बिलीविंग that he was entitled for free services, but Mr. Powell's farm was outside the free zone। मैंने आपको बताया उसका जो फार्म था वो फ्री जोन के बाहर था, उसका फार्म फ्री जोन के बाहर था। It was held that the services were performed on the request of Mr. Powell, it was performed on the request of Mr. Powell and therefore there existed an implied promise on the part of the Powell to pay for the services, यानी उसको वो सर्विसेज के लिए बच्चों पेमेंट देनी ही पड़ेगी। बराबर बच्चों, माय डियर फ्रेंड्स, लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है एन ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। क्या बोल रहे हैं, एन ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ऑफ कोर्स बच्चों, अगर आप बताओगे ही नहीं, आप कम्युनिकेट करोगे ही नहीं ऑफर के बारे में, तो ऑफरर या ऑफरी को कैसे पता चलेगा कि ऑफर है, दी है, नहीं दी है, एक्सेप्ट करनी है, नहीं करनी है। कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच सेज एन ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। इसमें भी एक लैंडमार्क केस लॉ है बच्चों, ये केस लॉ शांति से पढ़ते हैं। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, ये भी एक केस था बच्चों, सुनिएगा। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। एक दिन गौरी दत्त अपने घर पे बैठी है, उसका प्यारा सा नेफ्यू घूम जाता है, वो घर पे ही थी, उसका प्यारा सा नेफ्यू घूम जाता है, वो डर जाती है, मैं कहाँ से ढूंढूंगी अपने नेफ्यू को, मैं कहाँ से ढूंढूंगी। वो अपने हाउस हेल्प यानी उनके घर पे जो काम करने वाले व्यक्ति थे जिसका नाम था लालमन शुक्ला, उसके पास दौड़ी दौड़ी जाती है, जाओ शुक्ला जी, जाओ लालमन, जाके मेरे नेफ्यू को ढूंढ के लेके आओ। शुक्ला जी डरे हुए हैं, ये शुक्ला जी है बच्चों, शुक्ला जी डरे हुए हैं, दौड़ते दौड़ते हुए बाहर जाते हैं, भाग रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, इधर उधर ढूंढ रहे हैं। उस वक्त जैसे ही लालमन शुक्ला ढूंढने निकल जाते हैं, तभी ही गौरी दत्त ने पैम्पलेट्स छपाए हैं, पैम्पलेट्स बनवाए हैं कि जो भी मेरे नेफ्यू को ढूंढ के आएगा, बच्चों बी केयरफुल, जो भी मेरे नेफ्यू को ढूंढ के आएगा उसे मैं कैश प्राइज दूंगी 500 रुपये का, उसे मैं कैश प्राइज दूंगी 500 रुपये का। ये पैम्पलेट बनवा लिए और बांट दिए। वाइल शी वॉज डूइंग दिस, लालमन शुक्ला तो अभी भी उसके नेफ्यू को ढूंढ ही रहे हैं जो गौरी दत्त के घर पे काम कर रहे थे, यानी उसके हाउस हेल्प यानी उसके मेड है, वो ढूंढ रहे हैं, उसको ढूंढ रहे। जैसे ही ढूंढ के वो उनको एक्चुअली नेफ्यू मिल जाता है, शुक्ला जी को, हाउस हेल्प को उसका नेफ्यू, गौरी दत्त का नेफ्यू मिल जाता है और नेफ्यू को लेके वो घर पहुंचते हैं, नेफ्यू को लेके वो घर पहुंचते हैं। जैसे ही वो घर पे पहुंचते हैं, उन्हें पता चलता है कि गौरी दत्त ने तो 501 रुपये का इनाम रखा था, गौरी दत्त ने तो 500 रुपये का इनाम रखा था, तो वो उसके पास 500 रुपये मांगते हैं। गौरी दत्त के पास लालमन शुक्ला जो उसके हाउस हेल्प थे वो मांगते हैं पैसा। इसी केस में कोर्ट ने बोला बच्चों, कोर्ट ने बोला दैट द ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। जब भी लालमन शुक्ला उसके नेफ्यू को, यानी जब भी लालमन शुक्ला गौरी दत्त के नेफ्यू को ढूंढने के लिए निकले, उनको तो इस ऑफर के बारे में मालूम ही नहीं था, जब भी कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं है ऑफर के बारे में, ऑफर ही को मालूम ही नहीं है, तो ये ऑफर कैसे हुआ बच्चों, ये तो ऑफर हुआ ही नहीं। तो इस केस में कोर्ट ने बोला कि बिल्कुल भी नहीं, गौरी दत्त को, लालमन शुक्ला जी को पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शुक्ला जी को तो मालूम ही नहीं था कि ऐसी कुछ ऑफर गौरी दत्त ने की है। जब वो ढूंढने निकले थे तभी तो उनको मालूम ही नहीं था बच्चों। आगे बढ़ते हैं बच्चों, एन ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। क्या बोल रहे हैं,
An offer must be communicated. When there is no communication, that means there is no offer at all. ये बोल रहे हैं कि अगर communication है ही नहीं, वापस सुनिएगा, अगर communication है ही नहीं तो बच्चों ऑफर तो हुआ ही नहीं ना, ऑफर नहीं है. Communication is an important link between the proposal and the acceptor. Offer which is made in is required to be communicated. Of course बोलेंगे नहीं तो सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा. ऑफर कम्युनिकेशन बोलेंगे यानी बच्चों एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड बोथ. लेकिन कहने का मतलब ऐसा है कि सामने वाले को यानी कि ऑफरी को पता होना चाहिए कि उसको ऑफर मिला. बराबर. Similarly, acceptance which is given is also required to be communicated to the proposer. ये सेम केस लॉ जो हमने पढ़ा बच्चों वापस एक बार देख लेते हैं. गौरी दत्त, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त. गौरी दत्त had sent his मुनिम, that is लालमन जी, to find out his nephew who was missing from him. Lalman found the boy and afterwards claimed the reward on the ground that he had accepted the offer of the defendant and performed the work for which the reward was declared. It was held, ध्यान से सुनिएगा, it was held that Lalman cannot claim the reward. उससे reward नहीं मिल सकता, उससे रिवॉर्ड नहीं मिल सकता बिकॉज लालमन हैड नो नॉलेज. उसको मालूम ही नहीं था कि ऑफर एग्जिस्टेंस में है. उसे मालूम, जब भी वो लड़के को ढूंढ के लाया बच्चों, उसको मालूम ही नहीं था ना कि देयर एग्जिस्टेड एन ऑफर. चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों. द 7th पॉइंट सीख लेते हैं बच्चों. ऑफर मे बी कंडीशनल. ध्यान से सुनिएगा, ऑफर मे बी कंडीशनल. बच्चों ऑफर दो तरह की हो सकती है. एक हो सकती है कंडीशनल और एक हो सकती है अनकंडीशनल. बच्चों लेकिन ये ऑफर है बच्चों, ये प्रपोजल है, ये एक्सेप्टेंस नहीं है. एक्सेप्टेंस के बारे में मत सोचिए अभी, सिर्फ ऑफर यानी कि प्रपोजल के बारे में सोचिए. प्रपोजल यानी कि ऑफर दो तरीके की हो सकती है. कंडीशंस यानी जिसमें कंडीशंस होंगे, अनकंडीशनल यानी जिसमें कंडीशंस नहीं होंगे. एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों. आप एक टीवी खरीदने जाते हो, आप एक टीवी खरीदने जाते हो. टीवी आपको पसंद आ जाता है, टीवी आपको पसंद आ जाता है. आपने भाव भी फाइनल कर दिया, आपने प्राइस नेगोशिएट कर दी और आपको लेना है वो टीवी. जैसे ही आप लेने जाते हो आपको पता चलता है कि पेमेंट स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है. पेमेंट स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है. 20% आपको अभी देना है. जो प्राइस है, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम की प्राइस है, उसका 20% आपको अभी देना है और 80% आप EMI से दे सकते हो. 20% अभी देना है, 80% EMI से दे सकते हो. बच्चों इसे बोलते हैं कंडीशनल ऑफर. इसे क्या बोलते हैं? कंडीशनल ऑफर. जब भी ऑफरर ऑफरी के सामने ऑफर रखता है लेकिन उसमें कंडीशंस भी रखता है, उसे कंडीशनल ऑफर कहते हैं बच्चों. एक बार पढ़ लेते हैं. एन ऑफर में बी कंडीशनल बट व्हेन इट इज कंडीशनल द कंडीशंस मस्ट बी क्लियरली कम्युनिकेटेड. ऑफकोर्स अगर आप अपने ऑफर में कम्युनिकेशन नहीं करते, अगर आप अपने ऑफर में कंडीशंस के बारे में कम्युनिकेट नहीं करते तो सामने वाले व्यक्ति को कैसे पता चलेगा कि वो कंडीशंस है या नहीं है. द लास्ट पॉइंट ऑफ द कॉन्सेप्ट माय डियर फ्रेंड्स, द लास्ट पॉइंट बच्चों पढ़ लेते हैं माय डियर स्टूडेंट. ऑफर इज जस्ट रेडी टू बी एक्सेप्टेड. बच्चों मैं फ्यूचर इवेंट का ऑफर आज नहीं दे सकती. मैं फ्यूचर इवेंट का ऑफर आज नहीं दे सकती. आज यानी जो मेरा ऑफर मैं दे रही हूँ, इट हैज़ टू बी रेडी टू बी एक्सेप्टेड. आज अगर मैं ऑफर दे रही हूँ, आपको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है वो तो ऑफर ही पे है, लेकिन वो आज होना चाहिए बच्चों. इट कैन नॉट बी ऑन द फ्यूचर इवेंट. इट कैन नॉट बी ऑन द फ्यूचर इवेंट. एक बार पढ़ लेते हैं बच्चों. द ऑफर इज जस्ट रेडी टू बी एक्सेप्टेड बाय द अदर. द पर्सन making the offer is bound by that offer as soon as it is accepted by the other. अगर मजनू भाई और उदय भाई के एग्जाम्पल में देखे, उदय भाई ने उसको पूछा था ना कि क्या तुम मेरी गाड़ी खरीदना चाहते हो, मैं तुझे अपनी गाड़ी 3 महीने के बाद बेचूंगा, ऐसा बोला था क्या बच्चों? नहीं. इट वॉज प्रेजेंट इवेंट, राइट. ही डज नॉट रिजर्व टू डू
any further right before being bound by that offer. यानी वो अभी ऑफर दिया तो अभी एक्सेप्ट करना या नहीं करना ऑफर ही के हाथ में है, बट मैंने तो ऑफर दे दी. बराबर बच्चों, व्हेन ऑफर इज एक्सेप्टेड इट फॉर्म्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं. ऑफर आया था, एक्सेप्टेंस आया था, प्रपोजल बन गया था. प्रपोजल में कंसिडरेशन आया था, अग्रीमेंट बन गया था, अग्रीमेंट में एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ आया था. अरे वाह, कॉन्ट्रैक्ट बन गया था बच्चों. हाँ माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर डन विद द न्यू दिस कॉन्सेप्ट. हमने वैलिड और एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड प्रपोजल यानी कि ऑफर हमने पढ़ा. आई होप आपको सारी चीज़ें जो हमने आज पढ़ी समझ में आई होगी. नहीं आई है, कोई डाउट है, कोई सजेशंस है, please feel free to reach out to us in the comment section. Tell us if you like the video, give us your suggestions. Thank you very much my dear students. This is Professor Neeti Doshi signing off. Thank you.